प्यारे दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा हाल ही में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं छांट कर लेकर आपके लिए लाया हूं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो सेक्शन होगा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन 2018 बीपीएससी प्री में पूछा गया है। क्या पूछा है वो देख लेते हैं। पूछा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि कहाँ से। ठीक है, तो बीपीएससी ने इसको देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ स्थल मेहरगढ़। क्या बोला है? मेहरगढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? मेहरगढ़ को। जो कि कह रहा है कि 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था, यानी कि मानव सबसे पहले यहीं के आसपास बसते थे। कहाँ पर? मेहरगढ़, जो कि अभी वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ अभी वर्तमान में है, और यहीं से पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लेकिन कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोज, यानी कि ये तो प्राचीन हो गया, अब करें नवीनतम, यानी कि हाल फिलहाल खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के स्थित लहुरा देव हैं। आपको यहाँ पे दो प्रश्न बन गए। अगर पूछे कि प्राचीनतम खोज के आधार पर पशुपालन कहाँ प्रारंभिक स्थल है, तो वो मेहरगढ़ हो जाएगा, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अगर वर्तमान स्थिति यानी कि नवीनतम पूछे, हाल ही में खोजों के आधार पर पशुपालन एवं कृषि कहाँ पे है, खोजी गई है, तो वो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व या 9000 ईसा पूर्व, यानी 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसने यानी कि यहीं पर लोग निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि चावल के साक्ष्य और कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? हाल ही की खोज में, यानी कि नवीनतम खोज में संत कबीर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थान कहाँ है? मेहरगढ़। यानी कि नवीनतम खोज के पूर्व, यानी कि हाल के नवीन अभी खोज के पहले की अगर बात करें तो मेहरगढ़ हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ 7000 से 5500 ईसा पूर्व को गेहूं क्या मिला है? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गेहूं के साक्ष्य मिले। कहां पर? मेहरगढ़ में। कहां पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। साथ ही चावल के साक्ष्य भी स्थल कुलडीवाहा। अगर आपसे पूछे कि चावल के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, तो वो हो जाएगा कुलडीवाहा, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और कहां पर, कौन से नदी के किनारे? तो ये बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। यहीं से क्या मिला था? चावल के भूसी। कहाँ पर? कुलडीवाहा। ये कहाँ है? प्रयागराज। तो यहाँ से आप क्या क्या देखा? अगर आपसे पूछे कि प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि 5500 ईसा पूर्व के मध्य खोजा गया था। अगर नवीनतम खोज के आधार पर पूछे तो हो जाएगा संत कबीर नगर, जो कि कहाँ स्थित है? ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश लहुरा देव है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। अगर आपसे पूछे गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यहीं से मिले हैं गेहूं के साक्ष्य, यानी मेहरगढ़ से ही। अगर आपसे पूछे चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप बता दीजिएगा कि ये कुलडीवाहा है, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। आप आंसर इसका करिएगा। अब इसका आंसर आप खुद ही बताइए। ठीक है, आप इसका आंसर खुद बताइए कौन सा होगा। पशुपालन एवं कृषि, ठीक है, साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दमन सादत से, या कि कुली गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। तो अभी हमने देखा था कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, तो भारत में पशुपालन, तो वही क्वेश्चन है दोबारा, तो ऑप्शन को हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, अगला और कुछ पॉइंट है, इसको आप पढ़िएगा। कह रहे हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण है। अगर आपसे पूछे कि मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी के पहले घड़े होते थे, थाली होते थे, ये स्टील तांबा इसके थाली वगैरह नहीं होता था, मिट्टी के घड़े में खाना पकाया जाता था और मिट्टी के बर्तनों में ही खाया जाता था। तो वही कहेगा अगर आपसे कि बताओ कि मिट्टी के बर्तन की निर्माण है कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हड़प्पा निवासी। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता काल में मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगर उस समय निर्माण मिले हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से संचालित चाक, यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पैर से चलने वाली चाक चला जाता था। चाक क्या होता है? ये चाक होता है जिससे कि मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं चाक।
प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में, जब ये पूरी तरह से हड़प्पा का दौर था, हाथ से संचालित चाकों का प्रयोग किया जाना लगा। यानी कि जब पूर्व में हड़प्पा के पहले, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुआ था, उस समय पैर से चलाने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे आगे हड़प्पा सभ्यता काल कुछ दिन गुजर गया, तब परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से संचालित चाक का प्रयोग करने लगा, यानी कि हाथ से चलाते थे चाक को। अब डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांट दिए गए थे। एक तो बिना डिजाइन, यानी कि वो दो तरह के बर्तन बनाते थे। एक जिसमें कि बर्तन में डिजाइन, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कि मिट्टी के घड़े बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो इसमें एक डिजाइन बना दिया जाता है और एक सिंपल बनाता है। तो वही कह रहे हैं कि दो तरह की उस समय बनी हड़प्पा सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तन दो तरह के बनाए जाते थे। एक तो डिजाइनदार वाले बनाते थे और एक बिना डिजाइन वाला। तथा दूसरे चित्र मृत भांड, मृत भांड मतलब कि बिना डिजाइन वाला। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, रेत का यानी कि बालू का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? भूरे हल्के लाल हो जाते थे। ठीक है, यानी कि सिंपल मिट्टी से बनाएगा तो लाल नहीं होता था, लेकिन भूरे अगर बालू मिला देते तो भूरे हल्के लाल हो जाते थे, रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई भी कर दी जाती थी। जो मृत भांड थे, जो कि डिजाइन वाले बर्तन बनाते थे मिट्टी का, उसके ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, निचले हिस्सों में काले रंग के और निचले हिस्से में काले रंग के। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो किस रंग के होते थे, तो आप यहाँ बताएंगे तो ऊपरी हिस्से में जो होता था वो लाल रंग के और निचले हिस्से में काले रंग के कर दिए जाते थे। तो इस तरह के चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, कब? हड़प्पा सभ्यता के काल में। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से इन्होंने पुट अप किया है। ठीक है, ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसका आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और मिट्टी के बर्तन दो तरह के बनाए जाते थे। एक तो मृत भांड जिसमें डिजाइन वाला और एक होता था सिंपल। जो सामान्यतः मिट्टी के बर्तन के ऊपरी वाले भाग, उसमें क्या मिश्रण यानी बालू के रेत का मिश्रण मिला के पकाया जाता था, जिससे क्या होता था? हल्के लाल हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर लाल हो जाएगा। अगर आपसे निचली वाला भाग पूछे तो मिट्टी के बर्तन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे घड़ा बनाया या कोई बर्तन बनाया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, तो ये निचली वाला जो बर्तन है, निचली वाला यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला लाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपसे क्या पूछा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अगला कुछ पॉइंट है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया, वो देख लेते हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर योजनाओं को माना जाता है। जो सिंधु घाटी की विशेषता है, सिंधु घाटी की विशेषताएं, प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। किसको? नगर नियोजन। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब मानव लोग नहीं बसते थे तो उस समय क्या होता था कि जो लोग हैं वो प्रमुख विशेषताएं थी यहाँ नगर और कस्बे, यानी कि नगर और कस्बे, कस्बे का मतलब होता है गांव, नगर का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा लोग मात्रा में रहते हैं, गांव में कम लोग रहते हैं, तो नगर भी और कस्बे की निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। ठीक है, यानी कि देखोगे अगर देखेंगे तो कस्बे में कुछ अलग तरीके से लोग रहते हैं और उसकी बनावट, रोड, सड़क अलग तरीके के होते हैं, और नगर के यानी कि शहर के अलग होते हैं। तो वही करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये दोनों ही चीज़ें देखी गई थी, नगर और कस्बे दोनों निश्चित योजनाओं के अनुसार बसाए गए थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और स्नानागार प्रमुख है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट से बनी इमारत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई इमारत, पकी हुई ईंट, यानी कि आज मकान बन रहे हैं पकी हुई ईंट। तो आज से जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उस समय पूरे भारत में लोग नहीं रहते थे, उस समय भी पकी हुई ईंटों के ईंट से ये बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती थी। स्नानागार यानी कि नहाने का घर बनाया जाता था, और यहीं पर मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, यहीं पे देखा गया है। इनकी सतह पकी हुई ईंटों की ही है, जिसे हम जिप्सम या मोर्टार का द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय सीमेंट वगैरह नहीं चलते थे, उस समय ईंटों को जो जोड़ते थे वो मोर्टार या फिर जिप्सम के द्वारा जोड़ा जाता था। चूना को कूट कर उसमें और बाकी चीजें मिला के, जैसे गुड़ वगैरह, और ईंटों को जोड़ा जाता था। आप देखिए यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। क्या पूछा है जरा देखते हैं। ये देखिए बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है जरा आप इसका आंसर करिए खुद। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अभी हमने सीखा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पक्के हुए ईंटों का प्रयोग करते थे, और सबसे पहले सिंधु घाटी के जो वहां से देखे गए हैं स्नानगार के ईंटों, जो पके हुए ईंट है स्नानागार देखा गया है। तो यहाँ देखिए पहला आंसर पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम ओसली, ये तो नहीं था, पूजा स्थल भी नहीं, काला वास्तु नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था। चलिए ठीक है, आगे हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट है और देख लीजिए। कह रहे हड़प्पीय नगर, यानी कि जो हड़प्पा नगर है लोथल के गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि लोथल कहाँ है, तो आप बताना कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में, यानी गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है क्या? लोथल। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है
हड़प्पा कालीन बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका बंदरगाह है और वही कहाँ है, लोथल। कहाँ है, गुजरात। पूछेगा कहाँ पे, अहमदाबाद जिले में। चलिए अब बीपीएससी ने देखिए क्वेश्चन पूछा है, इसका आप खुद आप आंसर करिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो अभी मैंने बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, लोथल है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे देखिए कह रहे हड़प्पा नगर लोथल के गुजरात अहमदाबाद जिले में है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। अगर आपको कालीबंगा पूछे तो ये हो जाएगा कहाँ, राजस्थान, कालीबंगा। राखीगढ़ पूछे तो ये हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ये देख लीजिए। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह अभी हमने सुना कि हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कहाँ है, लोथल में है। और ये लोथल कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये पॉइंट है एनसीईआरटी से उठाया गया है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता, किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। अगर आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है, तो आप बता दीजिएगा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। हड़प्पा स्थलों में खंबात की खाड़ी निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घगर नदी के किनारे कालीबंगा। आपसे पूछे कि कालीबंगा कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा राजस्थान में एक जगह जिसका नाम है हनुमानगढ़ जिला, वहीं पे कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो हो जाएगा राजस्थान की कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, वहीं से जूते हुए खेत की हमें साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा, अब आपसे पूछा जाएगा कि धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ पर, धौलावीरा कहाँ है, हड़प्पा की लिपि के बड़े आकार के 10वें, और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा के, अब देखो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृति मिले। कहाँ भाई, हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, यानी कि सबसे पहले हल लोग ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, जो किसान लोग होता था, लोग किसान हल से जोतकर और फिर अपना फसल उगाते थे। उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यानी कि लोहा नहीं था जिससे कि हल को फाड़ बना के वो खेती को कल्टीवेट यानी कि जोत सके। तो उस समय क्या करते थे, मिट्टी को ही बर्तन बना के, मिट्टी को ही हल बना करके उसको पका करके फिर खेत को जोता जाता था। तो वही कह रहे कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली कहाँ है, हरियाणा जिला पूछे तो फतेहाबाद। ठीक है, यहीं से मिले। चलिए अब हम इससे बीपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछा है वो देख लेते हैं। अब आप इसको खुद करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अभी हमने देखा कि कालीबंगा में मिला है, जी नहीं, कालीबंगा में मिला है, धौलावीरा में मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, लोथल में मिला है। तो अभी हमने देखा, देखो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा। कहाँ मिला है, कालीबंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, हमारे जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं, कालीबंगा। कहाँ है भाई, राजस्थान में। ठीक है, चलिए धौलावीरा नहीं, ठीक है, धौलावीरा नहीं होगा, लोथल नहीं होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिला, हरियाणा में क्या है, फतेहाबाद जिला में बनावली से टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी के हम बर्तन बना देते हैं और उसको हम पका देते हैं, यानी कि मिट्टी को आग में पका देते हैं, उसी को टेराकोटा बोला जाता है। और वो कहाँ मिला है, बनावली कहाँ है, हरियाणा में। आगे देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, इसका आप आंसर खुद करिएगा। कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा यानी कि पके हुए मिट्टी का बर्तन, हल, ये कह रहे हैं कि टेराकोटा का हल जो है नहीं, कच्चे मिट्टी को पकाकर हल बना दिया, उसी को कहते हैं टेराकोटा, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अभी देखिए हमने इसको पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाई हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली, कहाँ भाई, बनावली। ठीक है, तो अब यहाँ के क्वेश्चन देखिए हमारा हो जाएगा, ये क्या क्वेश्चन है, टेराकोटा हल, बनावली कहाँ हो जाएगा, ये कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, फतेहाबाद जिले के बनावली में, हरियाणा में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बनावली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कुछ इस तरह के हैं, कह रहे महावीर स्वामी का जन्म, जो महावीर स्वामी आप जानते हैं कि ये महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो ये कह रहे इनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। कहाँ, वैशाली प्रेजेंट में कहाँ है, बिहार में, कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ, कुंडल ग्राम, वैशाली के निकट में, बिहार में वैशाली है, और वहीं पे वैशाली के निकट में एक जगह है जिसका नाम है कुंडल ग्राम। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख था, वज्जी संघ, उस समय वज्जी संघ बहुत बड़ा ही संघ हुआ करता था। कह रहे 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप, कहाँ पर, राजगीर के समीप पावापुरी में उनका नामक स्थान उन्हें शरीर त्याग दिया। अगर आपसे पूछे महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बताइएगा कुंडल ग्राम, यानी कुंडल ग्राम कहाँ है, वैशाली के निकट में है। अगर पूछे मृत्यु कहाँ की, राजगीर, कहाँ, पावापुरी में, राजगीर के समीप स्थित है पावापुरी, वहाँ। अब देखिए बीपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, आप इसका आंसर खुद करिएगा। देखिए बीपीएससी ने इसको 4 बार पूछा है,
कब पूछा है? 1997, यानी कि 42वां, 47वां, 53, 55, यानी कि 4 बार बीपीएससी पूछ चुका है। तो आपके भी पूछने की संभावना है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने देखा कि जो ये वैशाली के निकट में एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम, वहीं पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु पूछे तो कहाँ हो जाएगा? मृत्यु पूछे तो कहाँ हो जाएगा? अभी हमने इसका पूछा पावापुरी, कहाँ है? राजगीर के समीप पे। कहाँ? राजगीर के समीप पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि देखिए कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर पे हुई थी? तो देखिए जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में कहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी? उनका जन्म पूछे तो कुंडलग्राम, जो वैशाली के निकट। अगर उनका मृत्यु पूछे तो राजगीर। ठीक है, पावापुरी नहीं, सांची नहीं, समस्तीपुर नहीं, पावापुरी। देखिए मृत्यु जो होगा कहाँ? ये पावापुरी। जो मृत्यु है यहाँ पे देखिए, मृत्यु जो पावापुरी, उनकी राजगिरी के समीप पावापुरी, राजगिरी के समीप उनकी जो मृत्यु हुआ कहाँ पे? राजगिरी के समीप पावापुरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, राजगिरी के समीप पावापुरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन से क्या पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म तो कुंडलग्राम है, मृत्यु आपसे पूछा है तो यहाँ पे राजगिर नहीं, राजगिरी के समीप कहाँ है? पावापुरी। अगर पावापुरी ना हो तो आप लगाइएगा राजगिरी, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, राजगिरी के कहाँ है? समीप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। वैसे सारे ये मैं आपके लिए छांट कर लाया हूँ, और यहीं से देखिएगा बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, कहाँ गए? कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल राज गए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो कहाँ किया? कौशल राज में किया उन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया? तो कौशल राज में। कौशल नरेश प्रसेनजित ने उन्हें अपने परिवार के साथ बुद्ध की सदस्यता ग्रहण की। यानी कि कौशल का जो नरेश था राजा, उसका नाम प्रसेनजित, उन्होंने भी अपने पूरे परिवार मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए। कहाँ? पावा पहुंचे। कौन पहुंच गए? महात्मा बुद्ध। वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में, यानी कि महात्मा बुद्ध जब वहां पे पावा पहुंच गए, जो कि मल्लों की राजधानी था, वहां एक लोहार के आम्र वाटिका यानी आम के बगीचा में जब वो ठहरे तो बुद्ध को शुकर मुद्वब, यानी कि इसको कहते हैं खीर, तो खीर उनको खिलाया, जो उन्हें रक्तातिसार हो गया, यानी कि मान लीजिए लूज मोशन उसको हो गया, और उससे भयानक पीड़ा उससे होने लगा। ठीक है, और उत्पन्न उसके वेदना के बाद, यानी ये उसके बाद वो कुशीनगर चले गए, और जहां पर उनकी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो कहाँ हुआ? कुशीनगर। जो कहाँ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जो अभी वर्तमान देवरिया जिला है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो कि मल्ल गणराज की क्या थी? वो राजधानी मल्ल गणराज की। यहीं पे उनकी 483 ईस्वी में 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गया। और इसी गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप ध्यान रखेगा। आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर उनसे पूछे कि मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर देवरिया, जो उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है वो देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु को ही परिनिर्वाण बोला जाता है। तो आप बताइए कहाँ हुआ? लुम्बिनी में? लुम्बिनी में नहीं, लुम्बिनी में तो उनका बर्थ हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? उनका बर्थ यानी कि जन्म हुआ था। किनका? महात्मा गांधी का। बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति। कुशीनगर, अभी हमने सुना, कुशीनगर देवरिया जो है उत्तर प्रदेश में, यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी, और मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ यूं है, कह रहे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन, क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए जो उपदेश होता है ना, महात्मा गांधी के जो उपदेश हैं, उसी उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। तो आप बताइए सबसे पहला कहाँ दिया था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में तो वो पैदा हुए थे। सारनाथ, जी सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आप इसका आंसर करिएगा। कह रहे पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी। जो पाटलिपुत्र क्या है? वर्तमान में अभी जिसको पटना कहते हैं, क्या बोलते हैं? पटना। ये क्या है? पटना है। ठीक है, इसी का पहले क्या नाम था? पाटलिपुत्र। की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, किसका? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। ठीक है, किसने? उदयन ने। ठीक है, क्या उदयन ने किया? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसका किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, तो अगर आपसे पूछे तो पटना की, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो पाटलिपुत्र पटना का स्थापना किसने किया? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने।
कहाँ पे किया? तो गंगा नदी, कहाँ? गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर उन्होंने इसकी स्थापना किया था। मगध के साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया। और इन्होंने क्या किया अजातशत्रु ने? मगध की राजधानी पहले कहाँ था? राजगीर, राजगीर से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। आपसे पूछा जाएगा किसने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र पटना लाया, तो वो हो जाएगा अजातशत्रु ने। इसके बाद यह नगर शिशुराग वंश का भी राजधानी था, कहाँ? पटना। नंद वंश का भी राजधानी पटना था, मौर्य वंश की भी राजधानी पटना था, और अभी वर्तमान में भी राजधानी बिहार का कहाँ है? पटना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक यानी कि वर्तमान पटना के संस्थापक कौन थे? उदयन, अभी हमने देखा, ठीक है, किसके? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यहाँ पे शिलभद्र, विजयसेन, जीवक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आपकी स्क्रीन पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।